सबसे पहले तो प्रायोरिटी सेक्टर होता क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर कोई ऐसा उसको बेसिक फॉर्म में देखें तो कोई ऐसा सेक्टर जिसपे अगर स्पेसिफिक ध्यान ना दिया जाता, जिसको प्रायोरिटी सेक्टर ना बनाया जाता, तो शायद उसको प्रॉपर लोन्स, प्रॉपर फैसिलिटीज, प्रॉपर लैंडिंग ना मिल पाती। बेसिकली ये सेक्शंस जोन से होते हैं, ये बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होते। तो जो तो कमर्शियल बैंक्स है जो बेसिकली काम ही प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि वो बैंक्स क्या करे, ऐसे लोगों को लोन ही ना प्रोवाइड करे, ऐसे सेक्टर्स को लोन ही ना प्रोवाइड करे। तो उस चीज को दूर करने के लिए, उस चीज को खत्म करने के लिए क्या किया गया, उन सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर बना दिया गया और उनकी लैंडिंग के लिए क्या कर दिए गए, टारगेट सेट आउट्स कर दिए। प्रायोरिटी सेक्टर में मेनली क्या कौन कौन से लोग आते हैं, लाइक स्मॉल वैल्यू लोन्स जो फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, एमएससी लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लोगों को गरीब लोगों को रहने के लिए, घर के लिए जो फाइनेंस दिया जाता है, स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए लोन दिया जाता है, या कोई और भी लो इनकम ग्रुप या वीकर सेक्शन जिनको लोन दिया जाता है, वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। रीजन बीइंग सेम कि ये जो सेक्टर हमने भी डिस्कस करे, ये जो पर्सन डिस्कस करे, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल बैंक के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर एक 8 कैटेगरीज आते हैं। 8 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स। तो ये सब 8 कैटेगरीज बना के क्या बनाती हैं, प्रायोरिटी सेक्टर को बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को क्या करना है, टारगेट्स एंड सब टारगेट सेट करने हैं कि वो प्रायोरिटी सेक्टर को किस तरीके से लोन देंगे, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्या किया गया, बैंक्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया। ऐसे डोमेस्टिक बैंक्स या ऐसे फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस क्या हैं 20 या उससे ज्यादा है, एक कैटेगरी हुई। सेकंड कैटेगरी हुई फॉरेन ब्रांचेस जिनकी 20 ब्रांचेस से कम है। तो डोमेस्टिक पे तो ये टारगेट्स लगने एंड उसके अंदर एक कैटेगरी इंक्लूड ऐसी करेगी ऐसे फॉरेन बैंक्स जिनकी ब्रांचेस 20 से ज्यादा हैं, और सेकंड कैटेगरी बना दी गई ऐसे फॉरेन ब्रांचेस जिनकी जो ब्रांचेस हैं वो 20 से कम है। ठीक है, उसके लिए जो सबसे पहला टारगेट लिया गया दैट इज फॉर द टोटल प्रायोरिटी सेक्टर, कि आपका जितना भी प्रायोरिटी सेक्टर है उसको आपने 40% क्या करना है, 40% जो आपका लोन होगा वो किसको जाना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर को जाना चाहिए। सेम इन बोथ कैटेगरी, दोनों के लिए 40% का टारगेट फिक्स किया गया। तो जब हम ये देखेंगे कि 40% किस चीज का लेना है, ठीक है, तो 40% देखने के लिए हम किस चीज की हेल्प लेंगे, एएनबीसी की हेल्प लेंगे। एएनबीसी क्या होता है, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, वो किस किस चीजों से मिलकर बनता है हम वो भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम 2 चीजों को कंपेयर करेंगे, एएनबीसी या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। दोनों में से जो भी वैल्यू हायर होगी उसका क्या है, उतनी परसेंट हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रायोरिटी सेक्टर को एलोकेट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो 40% की लिमिट है, उसके अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं उनके ऊपर उनको एटलीस्ट आपने 18% क्या करना है, लोन प्रोवाइड करना है। ठीक है, जो एमएसएमई से माइक्रो एंटरप्राइजेस है उनको आपने 7.5% प्रोवाइड करना है, और अदर जो वीकर सेक्शन बचते हैं उनको 10% आपने क्या करना है, प्रोवाइड करना है। टोटल मिला के क्या बनता है आपका, 40% वाली लिमिट कवर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद बैंक्स को ये भी इंश्योर कराना है कि जो भी अगर हम लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स हैं, एक होते कॉर्पोरेट फार्मर मतलब जो कंपनी जो फार्मिंग का काम कर रही है, उसके अलावा जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं, हमें वो देखना है कि आप जैसे एग्रीकल्चर में हमने बोला कि आपने लोन प्रोवाइड करना है, तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन प्रोवाइड कर रहे हो, वो कॉर्पोरेट कल्चर भी हो सकता है और नॉन कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर भी हो सकता है। तो जब हमने ये इंश्योर कराना है कि जो नॉन कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर को लोन दिया जा रहा है वो सिस्टम वाइड एवरेज से बिलो नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट उसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हमने अभी बात करी एएनबीसी की, एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट, उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है हम वो देखने वाले हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, बैंक क्रेडिट लेना है, जितना भी बैंक का है उसको हम बोलेंगे 1, एंड उसके बाद जो भी बिल डिस्काउंटिंग कराए गए विद आरबीआई या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई भी बिल डिस्काउंट कराए गए हैं उसको लेना है और उसको आपने ऐड कर देना है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नेट बैंकिंग क्रेडिट की। तो जितना आपका बैंक क्रेडिट है प्लस उसमें जो आपने बिल डिस्काउंट कराया, दोनों को ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, नेट बैंक क्रेडिट आ जाएगा। नेट बैंकिंग क्रेडिट के अंदर से हम कुछ चीजें, एक चीज को प्लस करने वाले हैं एंड इन चीजों को क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो प्लस किसको करना है, कोई भी आपने नॉन एसएलआर कैटेगरीज के अंदर जो कि आपने एसटीएम कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखी है, इन्वेस्टमेंट भी कौन सी, बॉन्ड या डिबेंचर्स। तो बॉन्ड या डिबेंचर्स जो नॉन एसएलआर कैटेगरी के हैं और आपने एसटीएम कैटेगरी में रखे हुए हैं उसकी वैल्यू लेनी है। और कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए क्वालिफाई हो सकती है आपने वो लेनी है, या आपने कोई भी एलिजिबल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है आपने वो लेना है और उसको क्या करना है, नेट बैंक क्रेडिट के अंदर ऐड कर देना। उसमें से अगर कोई भी एग्जम्पशंस हैं, ऐसी अमाउंट जो लॉन्ग टर्म बोर्ड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एग्जम्प्ट की गई है उसको आपने माइनस कर देना है, या इंक्रीमेंटल जो फॉरेन डिपॉजिट्स है उनके लिए अगर कोई अमाउंट रखी है तो वे आपने क्या करनी है, उसमें से लेस कर देनी है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने टोटल बैंक क्रेडिट निकाला, टोटल बैंक क्रेडिट में से जितने आपके बिल डिस्काउंटिंग थे उसको ऐड किया। उसके बाद आपने जितनी भी स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उसको ऐड कर दिया, और जो भी एग्जम्पशन अमाउंट थी या फॉरेन वाली अमाउंट थी उसको अपने लेस कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एएनबीसी आ जाएगा। ठीक है, एएनबीसी के आपने सर्टेन परसेंटेज पे क्या देना है, प्रायोरिटी सेक्टर को लोन प्रोवाइड करना है। इसके अंदर एक ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जब आप एएनबीसी कैलकुलेट कर रहे हो
तो आपने उसकी नेटवर्किंग ऑफ नहीं करनी है। जैसे आपने एडवांसेस के अगेंस्ट प्रोविजंस बनाई होती हैं, तो नॉर्मली जब हम बाकी कैलकुलेशंस कर रहे थे, हमने काफी कैलकुलेशन में क्या देखा कि नेटिंग ऑफ अलाउड थी, आप डिपॉजिट से उनकी प्रोविजंस को लेस कर सकते थे। बट जब आप एएनबीसी की कैलकुलेशन कर रहे हो, एएनबीसी का एनबीसी निकाल रहे हो, उस टाइम पे आपने प्रोविजंस को नेट ऑफ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप प्रोविजंस को नेट ऑफ कर दोगे तो क्या होगा, एएनबीसी की वैल्यू बहुत कम आएगी, तो बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर को लोन पहुंचेगा ही नहीं। तो जो एक्चुअल पर्पस था गाइडलाइंस आने का वो क्या हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा। इसलिए ये कहा गया कि जो प्रोविजंस है आपको उसकी नेट ऑफ नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर सपोज आप कोई राइट ऑफ कर रहे हो, प्रूडेंशियल राइट ऑफ कर रहे हो आप कॉर्पोरेट लेवल पे, तो आपको बैंक क्रेडिट, आपने जब बैंक क्रेडिट निकाला होगा, आपने वो राइट ऑफ का इफेक्ट लिया होगा, तो आपने ये भी इंश्योर कराना है कि जब आप अपने टारगेट अचीवमेंट निकाल रहे हो तो उस टाइम भी आप ये राइट ऑफ्स को लेस करो, कि ऐसा ना हो कि जब आपने एनबीसी निकाला, टारगेट्स निकाले, तब तो आपने उस वैल्यू को लेस कर दिया, तो आपने क्या किया, आपके टारगेट कम आए, बट जब आप अपने टारगेट अचीव कर रहे हो उस टाइम उस वैल्यू को लेस नहीं कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी जो वैल्यू है उसको इन्फ्लेट करके दिखा रहे हो। तो कोई भी वैल्यू जो आपने राइट ऑफ करनी थी, वो जब आप टारगेट सेट कर रहे हो, अगर उस टाइम पे राइट ऑफ करिए, तो टारगेट अचीव करने के टाइम पे आपको क्या करनी है, सेट ऑफ करनी है। ठीक है, उसके अलावा कोई भी तरीके के लोन या इन्वेस्टमेंट जो भी एलिजिबल है अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट, तो उसको भी क्या करना है, वो एडजस्टेड एनबीसी का क्या बन जाता है, पार्ट बन जाता है। क्योंकि वो लोन जब है ही एलिजिबल प्रायोरिटी सेक्टर के लिए, तो ऑब्वियसली वो एनबीसी का पार्ट बनेगा ही बनेगा। सो दिस वाज कि आपने किस तरीके से टारगेट देने हैं और कितने कितने परसेंट टारगेट देने हैं किस किस सेक्टर को, एंड वो परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट की जाएगी, एएनबीसी पे कैलकुलेट की जाएगी। एएनबीसी क्या होती है वो हमने अभी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास निकल के आता है दैट इज एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो एमएसएमईज को जो लोन प्रोवाइड किए जाते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी किए जाते हैं और सर्विस सेक्टर के लिए भी किए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों लोन्स किसके अंदर प्रायोरिटी सेक्टर के लिए एलिजिबल होते हैं, दोनों के दोनों लोन्स प्रायोरिटी सेक्टर के लिए एलिजिबल में क्लासीफाई किए जाते हैं। ठीक है, जब हम एमएसएमई सेक्टर को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ हमारे पास क्या है, गाइडलाइंस इशू की गई है। वो गाइडलाइंस क्या क्या है, चलो वो देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये एक्नॉलेज करना है कि हमसे कोई लोन लेने आया, कि ये ना हो कि बंदा लोन मांग रहा है, उस चीज को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे। तो आपने प्रॉपर क्या करना है, मैंडेटरी उस चीज को एक्नॉलेज करना है एंड ये इंश्योर कराना है कि हर लोन एप्लीकेशन क्या क्या हो, एक सीरियल नंबर हो। उसके अलावा बैंक्स ने अपने पास एक सेंटर रजिस्ट्रेशन का सिस्टम बनाना है ताकि जो लोन एप्लीकेंट्स है वो इजीली लोन अप्लाई कर पाए। उसके बाद एक गाइडलाइन आती है कि अगर आप कोई लोन प्रोवाइड करो एमएससी सेक्टर को जिसकी वैल्यू 10 लाख से कम है, तो उस केस के अंदर आपने उनसे कोलेटरल नहीं लेनी है। विदाउट कोलेटरल आप उनको क्या करोगे, 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करोगे। ठीक है, इन केस अगर जो एमएसएमई है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो 10 लाख का जो लोन कोलेटरल फी दिया जाता है उसको इंक्रीज करके आप 25 लाख का लोन भी उन्हें दे सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ आप उन्हें कंपोजिट लोन भी प्रोवाइड करो। कंपोजिट लोन बेसिकली ऐसा लोन जिसके अंदर कुछ फंक्शन लोन के हो और कुछ पार्ट उसका क्या हो, वर्किंग कैपिटल सीसी का पार्ट हो, तो आप उनको 1 करोड़ तक की लिमिट भी क्या कर सकते हो, सैंक्शन कर सकते हो। ठीक है, एक एमएसएमई पेमेंट्स एक्ट है, उसके अंदर क्या है कि एमएसएमई एक्ट है, उसके अंदर ना इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट्स की एक प्रोविजन है। उसके बेसिस पे क्या है कि अगर आप किसी एमएसएमई सेक्टर से डील कर रहे हो तो आपको उनकी जो पेमेंट है कुछ सर्टेन पीरियड के अंदर करनी पड़ेगी। अगर आप उस पीरियड नहीं करते तो आपको क्या पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लाइक सपोज एक मेरा वेंडर है जो मुझे सामान बेचता है, ठीक है, मैंने उसको पेमेंट करनी है, उसको पेमेंट जो मैंने करनी है जो उसकी टाइम लिमिट होती है विद इन 45 डेज आपको क्या कर देनी है, पेमेंट कर देनी है। अगर आप विद इन 45 डेज नहीं पेमेंट करते तो जितने दिन बाद आप पेमेंट करोगे, जितने दिन पेमेंट डिले होगी उसके ऊपर क्या है, आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो इस चीज को इंश्योर कराने के लिए बैंक्स क्या इंश्योर करा सकते हैं कि जो भी पर्सन जो इनसे ज्यादा लोन ले रहे हैं उसका कुछ पार्ट एमएसएमई सेक्टर के लिए एलोकेट हो। लाइक एक पर्सन है, उसने सपोज 10 करोड़ की सीसी ली हो, तो उसके अंदर बैंक से इंश्योर करा सकता है जो 1 करोड़ वाली सीसी है वो स्पेसिफिकली किसके लिए हो, एमएसएमई सेक्टर की पेमेंट्स के लिए हो, ताकि जो एमएसएमई सेक्टर है उनको डिलेड पेमेंट्स ना मिले, उनको जो पेमेंट अपने टाइम पे मिलती रहे। उसके अलावा जो भी एमएसएमई सेक्टर को जब लोन दिए जाते हैं तो बैंक्स को ये इंश्योर करवाना है या ये प्रमोट करनी है कि जो भी लोन दिए जा रहे हैं उनके लिए क्या ली जाए, क्रेडिट गारंटी स्कीम का कवर लिया जाए। क्रेडिट गारंटी स्कीम कवर इज बेसिकली एन इंश्योरेंस कि इन केस डिफॉल्ट होता है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले सकते हो। ये दिया जाता है क्योंकि जो एमएसएमई लोन्स होते हैं वो छोटे लोगों को दिए जाते हैं, ऐसे बिजनेसेस जिन जो वायबल हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो उस केस में हमारा क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है। तो अपने रिस्क को कवर करने के लिए क्या करते हैं, हम क्रेडिट गारंटी स्कीम की हेल्प लेते हैं। ठीक है, सो ये कुछ गाइडलाइंस थी एमएसएमई को लोन देने के लिए। क्या क्या आपको एक तो पहले मैंडेटरी एक्नॉलेज करना है कि लोन हमारे पास अप्लाई किया गया, उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाना है। जब आपके पास लोन एप्लीकेशन आती है तो आप बिना कोलेटरल के 10 लाख तक का लोन दे सकते हो। जो 10 लाख का लोन है वो बढ़ा के 25 लाख तक का लोन भी किया जा सकता है बेस्ड ऑन देयर रिकॉर्ड। उसके बाद आप उनको कंपोजिट लोन भी प्रोवाइड करो जिसके अंदर कुछ जो पार्ट है वो लोन का होगा, कुछ पार्ट क्या होगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का होगा, सीसी का होगा। उसके बाद डिलेड पेमेंट वाली प्रोविजन को कंप्लाई करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि जो पेमेंट है वो डिले ना हो, तो बैंक्स क्या कर सकते हैं, जो लार्ज बोरोर हैं उनके अंदर
जो भी वो वर्किंग कैपिटल लिमिट ले रहे हैं उसके अंदर कुछ पेमेंट है वो किस तरफ एलोकेट करी जा सकती है, एमएसएमई की तरफ एलोकेट करी जा सकती है। और बैंक्स को ये एडवाइस किया जाता है कि वो जब लोन प्रोवाइड करे तो क्रेडिट गारंटी स्कीम का कवर जरूर से ले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स आता है सिक एमएससी का। सिक एमएससी मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो सिक हो चुकी है, जो वाइबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हमें मतलब उनके बेसिकली उनकी गोइंग कंसर्न के ऊपर रिस्क आ रहा है कि वो हो सकता है वो आने वाले टाइम में बंद हो जाए, या उनके कुछ सिम्टम्स होते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि एमएससी सिक होने वाली है, तो वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक चक्रवर्ती कमेटी बनी थी। चक्रवर्ती कमेटी किस पे बनी थी? रिहेबिलिटेशन ऑफ पोटेंशियली वायबल सिक यूनिट्स, मतलब ऐसे यूनिट जो सिक है, जो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, जो लॉसेस के अंदर जा रहे हैं, बट उन्हें रिवाइव किया जा सकता है, उन्हें रिहेबिलिएट किया जा सकता है। उन्होंने क्या करा था, कुछ गाइडलाइन इशू करी थी, हम वो गाइडलाइंस को देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज उन्होंने कही कि अगर आपको पता लग रहा है कि कोई यूनिट सिक हो चुका है तो उस चीज का वेट मत करो कि वो चीज जब फेल होगी तब हम अपने एफर्ट शुरू करेंगे। जब आपको ये चीज आइडेंटिफाई होने लग जाती है उससे पहले ही क्या करो, आप अपने एफर्ट्स देने शुरू कर दो। जो ये स्टेज होती है जब आपको पता लग रहा है कि ये यूनिट क्या है, सिक यूनिट बन सकता है, उसको बोलते हैं हैंड होल्डिंग स्टेज। कि मतलब उसी टाइम पे आप उसका जाके हाथ पकड़ के उसको जो वो फंस चुका है वहां से उसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हैंड होल्डिंग स्टेज बेसिकली कौन सी होती है, या बेसिकली आपको कैसे पता लगेगा कि जो यूनिट है वो सिक होने वाला है, हैंड होल्डिंग स्टेज के अंदर जा चुका है। सबसे पहले तो जो यूनिट है वो अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं कर पाया, उसको 6 महीने हो गए हैं, वो उसने अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं कर रहा, उसके जो रीजंस है वो कंट्रोल के अंदर नहीं है। सपोज कोई ऐसी इंडस्ट्री है, अगर तो उसके रीजंस हैं वो प्रमोटर के हाथ में कि वो चाहे उन रीजंस को दूर कर सकता है, तो मतलब वो क्या हुआ कि वो जान के प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर रहा, वो स्टेज डिफरेंट हो जाती है। बट प्रमोटर चाहते हैं काम शुरू हो, बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस काम शुरू ही नहीं हो पा रहा है। तो उस केस में क्या है कि जो इंडस्ट्री है वो सिक होने वाली है, यूनिट है वो सिक होने वाला है, उसमें से हमें पैसा बनाने के चांसेस कम होने वाला है। तो बेसिकली है कि वो यूनिट कौन से स्टेज पे जा चुका है, हैंड होल्डिंग स्टेज पे जा चुका है। सेकंड, कंपनी है वो 2 साल से लॉसेस कर रही है, या 2 साल से लॉसेस कर रही है, 1 साल के लिए कैश लॉस कर रही है। लॉस और कैश लॉस में बेसिकली क्या फर्क होता है? लॉस हो गया टोटल लॉस, जो आपका नेट प्रॉफिट एट द एंड ऑफ बैलेंस शीट दिखता है। कैश लॉस मतलब जो आपको एक्चुअली पैसा आपसे बाहर गया। जनरली नेट प्रॉफिट में जब हम टैक्सेस एंड डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, सॉरी टैक्सेस नहीं, सॉरी डेप्रिसिएशन जब ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? लॉस। और डेप्रिसिएशन जब ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? कैश लॉस। कैश लॉस प्लस डेप्रिसिएशन बनती है हमारा टोटल लॉस, और टोटल लॉस में जब डेप्रिसिएशन को रिमूव करके जो लॉस बचता है उसको क्या बोलते हैं? कैश लॉस। तो अगर वो 2 साल के लिए लॉसेस खा रहा है या 1 साल के लिए कैश लॉस खा रहा है तो वो क्या है? हैंड होल्डिंग स्टेज के अंदर जा चुका है। या कोई ऐसा यूनिट है जिसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50% ही रह गई है, कि उन्होंने कहा था कि हम 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे लेकिन अब वो 5-6,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या उनकी सेल है जो 50% से कम हो चुकी है। इस स्टेज पे क्या है कि हम क्या कह सकते हैं, जो यूनिट है वो क्या हो चुका है? सिक यूनिट की तरफ बढ़ रहा है। उसको इस पॉइंट पे अगर हम फाइनेंशियल असिस्टेंस दे, फाइनेंशियली हेल्प दे, या उन्हें कोई भी असिस्टेंस प्रोवाइड करे, गाइडेंस प्रोवाइड करे, तो क्या करे? उस यूनिट को रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, उस यूनिट को वापस अपने काम करने के ऊपर लाया जा सकता है। ठीक है, तो अगर बैंक को पता लगता है कि कोई यूनिट है वो इस स्टेजेस में आ चुका है या ये कैटेगरी में आ चुका है, मतलब हैंड होल्डिंग स्टेज में जा चुके हैं, तो उन्हें क्या करना है? टाइमली रेमेडियल एक्शंस लेने। रेमेडियल एक्शन क्या क्या ले सकते हैं? आप उनके काम के बारे में पूछो कि आपका काम कैसा चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा, उनके जो अकाउंट्स है उसको स्क्रूटनाइज करो, कहाँ गलतियां हो रही है। आप उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हो, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हो। उसके अलावा कुछ ऐसी दिक्कतें जो फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है उनको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। किसी और एजेंसी की हेल्प लेनी है, वो एजेंसी की हेल्प ले सकते हो। तो बेसिकली क्या है, आप क्या कर रहे हो? हैंड होल्डिंग स्टेज के अंदर उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहे हो, ताकि जो वो यूनिट है वो रिवाइव हो जाए। तो जब आपको पता लग गया कि ये यूनिट सिक होने वाला है, तो आपको क्या करना है? 2 मंथ्स के अंदर उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर देना है, ताकि उस चीज में देरी ना हो और वो यूनिट को क्या किया जा सके? रिवाइव टाइमली किया जा सके। ठीक है, सो ये तो हुआ हैंड होल्डिंग स्टेज के बारे में। उसके बाद हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये यूनिट सिक हो चुका है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक यूनिट्स किस तरीके से पता लगेगा हम वो देखने वाले हैं। एंड अगर कोई यूनिट है वो सिक हो चुका है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना, उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस को देखने वाले हैं। ठीक है, एक एमएससी जो यूनिट है उसको सिक कब कहा जाएगा? जब उसका कोई भी अकाउंट एनपीए रहे 3 मंथ से ज्यादा के लिए। अगर उसका अकाउंट एनपीए कैटेगरी में आ गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुका है 3 महीने से ज्यादा के लिए, या जो उसकी नेटवर्थ है वो 50% से ज्यादा क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम बेसिकली कहेंगे कि यूनिट है वो सिक यूनिट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। क्या क्या 2 कंडीशंस है? या तो उसका जो अकाउंट है वो 3 महीने से ज्यादा के लिए एनपीए रहे, या जो उसकी नेटवर्थ है वो 50% से ज्यादा कम हो जाए। ठीक है,
तो जब आपको पता लगे कि यूनिट सिक हो चुके हैं तो आपने बेसिकली क्या करना है, उसकी वायबिलिटी चेक करनी है कि क्या मतलब ये सिक यूनिट हो चुका है, इसको रिवाइव करके ये चल सकता है या नहीं चल सकता। तो जब आपको पता लगे यूनिट सिक है तो आप उसकी वायबिलिटी के ऊपर डिसीजन लो 3 महीने के अंदर अंदर, कि जब वो यूनिट सिक हुआ उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, जो एक्शन है, रेमेडियल एक्शन है वो लेने हैं। ठीक है, 3 महीने के अंदर आपने डिसीजन लिया। अगर आपको लगता है कि वो यूनिट है वो सिक ही रहने वाला है, वो ठीक नहीं हो सकता, वो एट द एंड डेड ही हो जाएगा, तो आप तो उसको छोड़ दोगे। लेकिन अगर वो रिहेबिलिटेट हो सकता है, रिवाइव हो सकता है, तो आपको क्या करना है, विद इन 6 मंथ्स आपको जो भी प्लान्स हैं उसको पोटेंशियली वायबल बनाने हैं, कि उसको वायबिलिटी के अंदर लेके आने हैं, कि वो उनको क्या कर देना है, इंप्लीमेंट कर देना है। तो आपको पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए 2 क्राइटेरिया दी गए। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ये देखना है कि क्या यूनिट को रिवाइव करा जा सकता है। अगर रिवाइव किया जा सकता है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर उस पर प्लान लगा के उसको क्या करना है, रिवाइव करने की आपने कोशिश करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो प्रायोरिटी सेक्टर है। हमने बोला आपको उनको लोन देना है प्रायोरिटी बेसिस पे, कि आपको अपने ANBC का इतना पोर्शन प्रायोरिटी सेक्टर को देना ही पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या ऐसी भी कोई गाइडलाइन है जिसके अंदर आपको ये कहा गया होगा कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें कम देने हैं? सो नो, ऐसा कोई भी गाइडलाइन नहीं है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको कम देने हैं, मतलब डायरेक्ट आउटलाइन नहीं की गई है। जो भी एक RBI है, जो हमारा रेगुलेटर है, वो टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या करता है, रेट्स इशू करता रहता है कि आपको इस सेक्टर को इस रेट पे जो लोन है वो प्रोवाइड करना है। उसके लिए जो RBI कंसेप्ट यूज करती है, बेसिकली जो लोन्स के लिए आजकल यूज होता है, दैट इज MCLR रेट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड रेट। MCLR रेट प्लस बैंक अपना कुछ मार्जिन रख के क्या करता है, आगे लोन प्रोवाइड कर देता है। जो MCLR रेट है वो टाइम टू टाइम RBI के द्वारा नोटिफाई किया जाता है। जो हमारी जो गाइडलाइंस है वो एज सच कोई भी प्रेफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट को ले डाउन नहीं करती। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट प्रायोरिटी सेक्टर। फिर हमने पढ़ा MSME। अब इसके अंदर से कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिनको हम बोलते हैं वीकर सेक्शंस। प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर भी एक सब पार्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? जब ये लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं किसी को भी, तो हम क्या कर रहे हैं कि बेसिकली हम जो लोन्स है वो प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर वीकर सेक्शंस को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मतलब जो ये कैटेगरीज हैं, जो हमारे पास ये 12 कैटेगरीज है, ये 12 कैटेगरीज के लोन प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर ही आते हैं। बट उसका एक सब पार्ट क्या है, उसको अलग से डिफाइन किया गया है, जिसको वीकर सेक्शन बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा लोन जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को दिया गया, तो वो किसको दिया गया, वीकर सेक्शन को दिया गया। या कोई ऐसा लोन जो किसको दिया गया हो, आर्टिसंस, विलेज या कॉटेज इंडस्ट्रीज को, जहां जिनकी क्रेडिट लिमिट्स 1 लाख से कम है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वीकर सेक्शन को इसके अंदर सपोर्ट कर रहे हैं। कोई ऐसे पर्सन को लोन देना जो कि कुछ स्कीम्स का, जैसे गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स आती हैं, उनमें से अगर कोई बेनिफिट ले रहा है, अगर वो बेनिफिट ले रहा है, गवर्नमेंट बेसिकली जो स्कीम्स लाती है वो बेनिफिट किसको देने के लिए लाती है, जो बंदा पुअर है, जो वीक है। तो अगर वो बंदा उससे बेनिफिशियरी है, मतलब उन स्कीम्स का बेनिफिट ले रहा है एंड हम उसको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम बेसिकली किसको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, वीकर सेक्शन को लोन प्रोवाइड करने। ठीक है, इसके अंदर जो स्कीम्स आती हैं दैट इज नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स एक्सेट्रा, इस चीज का पार्ट बनती है। उसके अलावा लोन्स प्रोवाइड किए गए जो कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को दिए जाते हैं। ठीक है, एक डिफरेंशियल रेट स्कीम आती है, उनके अगर कोई बेनिफिशियरी है उनको भी अगर लोन देता है तो किसको दिया जा रहा है, प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दिया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन देना, वीकर सेक्शंस को लोन देना। डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स, मतलब जो बेसिकली डिस्ट्रेस्ड फार्मर इंडेटेड टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर मतलब जो एक आरटीआई सिस्टम चलता है, अगर किसी बंदे ने आरटीआई वगैरह से लोन ले रखा है, प्राइवेट बंदों से लोन ले रखा है और उसके ऊपर डेट बहुत ज्यादा है, वो उसको जब लोन देता है बैंक ताकि वो लोन खत्म कर सके, वो भी किसके अंदर आता है, वीकर सेक्शन के अंदर ही आता है। ठीक है, ये तो होगी डिस्ट्रेस्ड फार्मर की बात। उसके अलावा डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स के अलावा डिस्ट्रेस्ड पर्सन जिनका लोन अमाउंट 1 लाख से ज्यादा नहीं जाता, वो भी किसके अंदर आते हैं, वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं। उसके अलावा वुमेन बेनिफिशरीज, ऐसी वुमेन जो कि 1 लाख से ज्यादा का लोन नहीं दे रही है। 1 लाख तक जब किसी भी वुमेन को लोन दिया जाता है तो उसके अंदर हम क्या लेते हैं, उसको वीकर सेक्शन के अंदर काउंट करते हैं। कोई ऐसा बंदा जो कोई डिसेबल पर्सन है, डिसेबल लाइक हो सकता है उसका एक हाथ ना हो, एक पैर ना हो, जब ऐसे लोगों को लोन दिया जाता है, हम क्या कर रहे हैं, वीकर सेक्शन को लोन दे रहे हैं, उसको उसके अंदर कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, ओवरड्राफ्ट जब फैसिलिटी दी जाती है अप टू 5,000 ऐसे लोगों को जिनका अकाउंट किसके अंदर है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर अकाउंट है। उसके अंदर भी क्या कंडीशन है, जो उनकी इनकम है रूरल एरियाज के अंदर 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और एक अर्बन एरियाज के अंदर 1,60,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मतलब एक ऐसा पर्सन जो 1 लाख से ज्यादा की 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा की 1,60,000 से ज्यादा की इनकम नहीं कमा रहा है एंड प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर 5,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज कर रहा है, तो बेसिकली हम किसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक वीकर सेक्शन को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइनॉरिटीज से एक लिस्ट निकाली हुई है कि ये लोग माइनॉरिटी लिस्ट के अंदर आते हैं। तो अगर हम उन माइनॉरिटी कम्युनिटीज को क्या कर रहे हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, वीकर सेक्शन को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर माइनॉरिटी के लिए एक कंडीशन दी गई है
कि अगर कोई सपोज कुछ स्टेट्स हैं, स्टेट्स कौन सी ये 12 स्टेट्स, कुछ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड लक्षद्वीप। इनके अंदर इन स्टेट्स में बेसिकली क्या है कि कुछ कम्युनिटीज क्या है जो नेशनल लेवल पे मिनोरिटीज हैं, बट इन स्टेट्स के अंदर क्या है वो मेजोरिटी के अंदर आती है। तो उस चीज को किस तरीके से डील करना है, ये उस चीज की बात करते हैं। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं पंजाब की। पंजाब में बेसिकली जो सिख कम्युनिटी है वो मेजोरिटी के अंदर है, बट ओवरऑल इंडिया की तरफ जब हम देखें तो जो सिख कम्युनिटी है वो मिनोरिटी में आती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब लिस्ट निकालेगी तो उसके अंदर जो सिख कम्युनिटी होगी वो माइनॉरिटी लिस्ट में आएगी, बट फॉर पंजाब दे आर इन मेजोरिटी। तो उस केस में क्या होगा, तो उनको आइटम नंबर 12 के अंदर कवर नहीं किया जाएगा। तो आइटम नंबर 12 के अंदर वही लोग कवर होंगे जो एक्चुअल माइनॉरिटी, लाइक फॉर एग्जांपल जब हम पंजाब की बात करेंगे तो जब किसी सिख कम्युनिटी के पर्सन को लोन दिया जाएगा सिर्फ 12th वाली कैटेगरी के अंदर, अगर ऊपर वाली कैटेगरी के अंदर है तो वीकर सेक्शन में ही आता है, बट अगर 12th वाले पॉइंट के अंदर हम लोन दे रहे हैं तो वो क्या होगा, वीकर सेक्शन के अंदर काउंट नहीं होगा। ठीक है।